नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हमारे वीडियो एग्जाम में आने वाले पेपर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं और फिर हम उसके साथ में उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम वर्णमाला की दृष्टि से देख लेते हैं। तो वर्णमाला जो हमारे हैं टोटल 52 होते हैं, उनमें से जो है अलग अलग कैटेगराइज किए गए हैं इनको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि अलग अलग कैसे कैटेगराइज किया। पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक देखिए स्वर में है, एक स्वर के पार्ट में डिवाइड किया गया है, दूसरा व्यंजन के पार्ट में है। तो पहले स्वर वाले हम सारे देख लेते हैं। तो स्वर में देखिए 2 आते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, 2 अलग अलग आते हैं। ह्रस्व स्वर में क्या आते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 अक्षर जो हैं हमारे ह्रस्व स्वर में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में जितने भी बड़ा आ है, बड़ी ई, छोटा और बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो 7 अक्षर हैं ये हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। इसी के साथ में व्यंजन के पार्ट में देख लेते हैं। तो व्यंजन को हमारे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए तो यहाँ पर है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। 5 दिखाए गए हैं। तो पहले हम स्पर्श व्यंजन में देख लेते हैं। तो क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, यानी कि क ख ग से लेकर के पा का जो वर्ग है जहाँ पे खत्म हो रहा है पा फा बा भा मा तक का जो है ये हमारा स्पर्श व्यंजन में। तथा अंगा और डा, ये डा और ढा जो है ये भी स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो टोटल इनकी संख्या 25 + 2 दोनों की 27 हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल स्पर्श कवर व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 27 है। इसके साथ में हम अंतस्थ व्यंजन देख लेते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है? या, र, ला, वा, ये 4 अक्षर जो है अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। फिर है ऊष्म व्यंजन, यानी बड़ा सा षटकोण वाला श और सा छोटा वाला श और हा, ये 4 अक्षर जो है हमारे ऊष्म व्यंजन के पार्ट्स हैं। अगला है आगत। आगत में जैसे कि देखते हैं कि ज और फा, कभी कभी हम यहाँ पे बिंदी लगा के प्रयोग करते हैं तो इसको ज और फा बोला जाता है। नॉर्मली फा नहीं फा बोला जाता है। तो इसका 2 व्यंजन है आगत व्यंजन के। आगत व्यंजन में ज और फा 2 अक्षर आते हैं जिनको आगत व्यंजन कहते हैं। फिर संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में देखिए क्या चीज़ आ रही है। संयुक्त व्यंजन में जो है छ, त्र, ज्ञ और श्र, यानी कि ये दोनों ही व्यंजन, ये चारों व्यंजन एक सिंगल नहीं है बल्कि 2 अक्षरों को मिला करके बनाया गया है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। इसी के साथ में स्वरों की संख्या कितनी हमारी टोटल होती है हिंदी वर्णमाला में? तो 11 होती है। व्यंजन की संख्या 41 है। तो टोटल मिला करके 52 होते हैं। चलिए इसी के साथ में अगला पार्ट देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए ड और डा जो है एक उच्छिप्त शब्द स्वर है। कौन से उच्छिप्त स्वर हैं? यहाँ पे देखिए ड और ढ, और ज और फ जो है एक विदेशी अक्षर माने जाते हैं। अब स्वरों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान किस तरह से दिया गया है ये देख लेते हैं। तो वहाँ पर है नाम का वर्ण है, जैसे कंठस्थ है तो कंठ से बोला जाता है, जैसे आ है, और छोटा बड़ा दोनों आते हैं। आ और आ भी आता है। अनुनासिक स्वर में यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर है स्वर में कैसे बांटा गया है। ह्रस्व स्वर में छोटा आ जाता है, दीर्घ स्वर में बड़ा आ की वैल्यू आएगी, और निरानुनासिक या मौखिक स्वर जो होते हैं उसमें छोटा आ और बड़ा आ दोनों आएंगे। फिर अनुनासिक स्वर में ऊपर चंद्र की जो बिंदी लगी होती है तो ये आ और दोनों आ में यूज होता है, इसे अनुनासिक स्वर कहा जाता है। तो कंठ में अब इसी तरह से हम देख लेते हैं। कंठ का हमने देख लिया, अब तालु का देख लेते हैं। तालु यानी कि मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, जिसको हम तालु बोलते हैं। तो यहाँ पर ई और बड़ी ई, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, दोनों ही आते हैं। तो तीनों इस तरह से हमारे आ सकते हैं। फिर आता है मूर्धा। मूर्धा में क्या चीज़ आती है? देखिए मूर्धा में मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, यानी कि मुंह के भीतर की छत का जो अगला भाग होता है उसे मूर्धा कहते हैं। इसमें कंठ और तालु दोनों का मेल होता है और ओष्ठ और कंठ दोनों का मेल होता है। तो यहाँ पर री एक वर्ड है जो ह्रस्व स्वर का आएगा। दीर्घ स्वर में कौन सा आएगा? ए, ऐ, ओ, औ, ये चारों अक्षर जो है दीर्घ स्वर में आएंगे। फिर है ओष्ठ। ओष्ठ या ओठ से जो बोले जाते हैं वो ह्रस्व स्वर में छोटा हुआ आ जाएगा और दीर्घ स्वर में बड़ा हुआ वाला अक्षर हमें दिखाई देगा। इसी के साथ में हिंदी वर्णमाला पुनर्विलोकन कुछ वर्ड दिए हुए हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला है
जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण का में कम समय लगता है उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, उसके बाद है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री आते हैं। मूल स्वर में छोटा ऊ, छोटी ई और छोटा आ और री आते हैं। फिर दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, ये दीर्घ स्वर के भाग हैं। फिर यहीं पे देखते हैं हम लोग आगत स्वर कौन से। आगत स्वर में आ में ऊपर चंद की बिंदी लग जाती है तो आगत स्वर हो गए। अग्र स्वर जो है ई, ए, ऐ दोनों जो है आगत स्वर है। मध्य स्वर में आ जाएगा। पार्श्व स्वर में जो है आ, ऊ, ओ, औ, आ ये आ जाते हैं पार्श्व स्वर में। समवृत स्वर जो है ई, बड़ी ई और बड़ा ओ दोनों अक्षर हमारे समवृत स्वर में दिखाई देते हैं। फिर है अर्ध समवृत स्वर यानी कि छोटी ई और छोटा ऊ जो है अर्ध समवृत स्वर है। विवृत स्वर में जो विवृत हैं वो है बड़ा आ, ऐ और औ। अर्ध विवृत में ए, आ, ओ, आ ये चीज़ आ जाएगी। फिर उसके साथ में देखिए व्यंजनों की संख्या कितनी है? 41 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है और ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? या, र, ल, व ये 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। में तीनों सा आते हैं, छोटा वाला सा, बड़ा वाला सा और षटकोण वाला सा और हा ये चारों आ जाते हैं तो ये हो जाता है हमारा ऊष्म व्यंजन। अब इसमें साथ में व्यंजनों का वर्गीकरण देखिए किस तरह से किया गया है। तो कंठ से जो है क, ख, ग, घ, अंग ये 4 अक्षर होते हैं कंठ स्वर में आते हैं जो कि अघोष, अल्प प्राण, अघोष अल्प प्राण और सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण और नासिक के पार। आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 5 भागों में इनको पहला दिखाई दिया है, डिवाइड किया गया है यहाँ पर। तो अघोष में आपका क आ जाएगा और अघोष अल्प प्राण में जो है हमारा क, ख दोनों आ जाते हैं और अघोष अल्प प्राण में क, अघोष महाप्राण में ख आ जाता है। फिर सघोष अल्प प्राण में ग, सघोष महाप्राण में घ आ जाता है। सघोष अल्प प्राण नासिक के जो व्यंजन होता है उसमें अंग आ जाता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर डिकाइड किया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। कंठ में तालु वाला देख लेते हैं। तो तालु में मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग यानी कि च, छ, ज या झ और यहाँ आता है। मूर्धा मुंह की छत भीतर के छत का अगला जो भाग होता है ये मूर्धन्य या मूर्धा कहलाता है। यहाँ पर ट, ठ, ड, ढ, अढ़ा और अड़ा तीनों आते हैं, चारों आ जाते हैं अक्षर। फिर है ऊपरी दांतों के निकट से यानी कि जीभ हमारी जुबान जो होती है वो दांत से टच करती जाती है। त, थ, द, ध और न ये वर्ड हमारे आते हैं। फिर हमारा ओष्ठ से है तो ओष्ठ से प, फ पूरा प वर्ग वाला एरिया जो है पूरा आ जाता है। प, फ, फ, बा, भा और मा आ जाता है। तालु यानी कि मुंह के भीतर का छत का अगला भाग यहाँ पे श और या आ जाएगा। वत्स्य दंत एवं प्लस मसूड़ा यानी कि दंत मूल शब्द जो होते हैं श, र और ला ये 3 चीज़ें अक्षर आते हैं जो कि हमारे श जो है अघोष महाप्राण है और र और ला सघोष अल्प प्राण है। फिर मूर्धन्य मूर्धा भीतर की छत का अगला भाग यानी कि मुंह के भीतर की छत का अगला भाग ये हमारा आ जाएगा श, षटकोण वाला श जो अघोष महाप्राण वर्ड है। फिर आता है स्वतंत्र स्वर यंत्र कंठ के भीतर की स्थिति में ह आ जाएगा। ह हमारा कौन सा हो जाएगा? सघोष महाप्राण वर्ण है। उच्छिप्त जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे को आए उसे कहते हैं ड और ढ, ड और ढ। तो ये हमारा कौन से हो जाएंगे? सघोष अल्प प्राण और सघोष महाप्राण दोनों में आ जाएंगे ड और ढ। इसी के साथ में आगत ग्रहित स्वरिया कुछ है यहाँ पर दिया गया है जैसे क स्पर्शी व्यंजन है, ख, ग, ज, ह ऊष्म और संघर्षी व्यंजन, अयोग वाह अनुस्वर में विसर्ग संधि लगती है। इस तरह से हम देखें। फिर आगत स्वरों की आगत व्यंजनों की संख्या यहाँ पर दिया गया है तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। आगत व्यंजनों की जो संख्या है 2 बताई गई है।
और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 बताई गई है। का वर्ग में का से अंगा तक पूरे हैं। चा वर्ग ध्वनियाँ चा से यहाँ तक। टा वर्ग की ध्वनियाँ ट ठ ड ढ करके है यहाँ तक। ता वर्ग में ता से ना और पा वर्ग में ध्वनियाँ पा से फा तक। अंतस्थ व्यंजन में या रा ला वा। अर्ध स्वर में जाते हैं या और वा। या और वा जो अक्षर है ये हमारे अर्ध स्वर में कहलाते हैं। फिर लुंठित, लुंठित जो व्यंजन है तो कई बार पूछा गया एग्जाम में, लुंठित क्या होते हैं? लुंठित व्यंजन जैसे रा जो है हमारे दांतों के एकदम ऊपर से टच करता हुआ जाता है तो इसको कहते हैं रा। पार्श्विक व्यंजन में ला आ जाएगा। ऊस में संघर्षी व्यंजन है तीनों शा और हा। उच्छिप्त व्यंजन में डा और ढा ये वर्ड हमारे आते हैं। फिर इसी के साथ में हम देखते हैं अघोष व्यंजन है। अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग में प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ श श श ये अघोष व्यंजन है। कौन से? प्रत्येक वर्ग में, का वर्ग टा वर्ग जो भी 5 वर्ग जो होते हैं इनमें प्रत्येक में पहला और दूसरा जो है वर्ण होता है क ख च छ। ये से इस तरह से वर्ण जो आते हैं ये अघोष व्यंजन के वर्ण हैं। फिर इसी के साथ में सघोष व्यंजन में देखते हैं तो प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण जो है यानी कि ग घ अंग ये 3 वर्ड जो हैं हमारे अक्षर जो हैं सघोष वर्ण में आते हैं। तथा ड ढ ज य र ला व और हा एवं सभी स्वर सघोष हैं। सभी के स्वर सघोष है। अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है? प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय, प्रथम, तृतीय और पंच वर्ग जो है अल्प प्राण होते हैं। यानी कि जो 5 वर्ग हैं हमारे क ख ग करके इसमें का जो पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर ये तीनों ही जो है अल्प प्राण है और अंतस्थ वर्ण है। फिर महाप्राण में तो प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। नासिक के व्यंजन में अंगा, इया, अड़ा, न और मा। कंठ व्यंजन में क ख ग घ अंगा ये आते हैं। इसी के साथ में हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर कुछ अनुप्रेक्षा दिया हुआ है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। छ जो है वर्ण किसके प्रयोग से बना है? का और शा। का और शा के साथ में वर्ण जो है बना हुआ है। कौन सा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो टा जो है दंत से नहीं बोला जाता है। त थ द ढ में का वर्ग का उच्चारण जो है उच्चारण की दृष्टि से कंठव्य है, कंठस्थ है। का वर्ग जो है उच्चारण की दृष्टि से कंठव्य है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? तो उसे वर्ण कहते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है जो पूछे गए हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। कंठव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठव्य ध्वनियाँ जो का से गले से बोली जाती हैं तो ये है का और खा। ए जो ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। ए ऐ वर्ण जो है कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। अयोगवाह में अंगा और आहा, अंग और आहा ये 2 वर्ड जो है अयोगवाह के वर्ण कहलाते हैं। अघोष वर्ण में शा आता है जो महाप्राण है और हिंदी की शा जो बड़ी शा वाला शक्ति वाला शा होता है इसकी ध्वनि तालव्य है। अघोष महाप्राण की है। या र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। अब यहाँ पे तालव्य व्यंजन देख लेते हैं तो च छ ज झ य श और या ये तालव्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन में क्या आते हैं? ट ठ ड ढ अड़ा और ढ और शा आते हैं, षटकोण वाला शा। दंतव्य व्यंजन में त थ द ध न। ओष्ठ्य व्यंजन में क्या आते हैं? प फ फ ब भ म। दंतव्य व्यंजन में दंतोष्ठ्य, दंत्योष्ठ्य व्यंजन कौन सा है? वा। वा जो है दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। स्वर यंत्रीय व्यंजन है हा। तो इसी के साथ में गाइस हम कुछ इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो पहला प्रश्न है हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं तो ऑप्शंस में से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। श श श और हा ये जो हमारा कौन सा व्यंजन हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको क्या कहते हैं? तो उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा, अघोष व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न है या र ला व व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा,
अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में ओष्ठ्य ध्वनि है, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, फा जो है हमारी ओष्ठ्य ध्वनि है। नेक्स्ट है, वॉवेल को हिंदी में कहते हैं, तो वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, और कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन प्रश्नों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो जिन प्रश्नों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं, तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा स्वर नहीं है, इनमें से कौन सा अक्षर ऐसा है जो स्वर नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, बा जो है हमारा एक स्वर वर्ण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है, कौन सा वर्ण जो है घोष है, तो सही आंसर डी सी हो जाएगा, दा जो है हमारा घोष वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो सही आंसर डी हो जाएगा, वर्ण यानी कि अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई कही जाती है। नेक्स्ट है, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन डी, व्यवस्थित वर्ण समूह को जो है वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो सही आंसर ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, क और ख जो है कंठ ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताए गए हैं, मूर्धन्य व्यंजन बताइए, तो सही आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, डी, ड और ढ, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, तो ऑप्शंस में से क और घ जो है, क और ग यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क और ग जो है हमारे अल्प प्राण वर्ण कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, नवीन विकसित ध्वनियाँ, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ख और ग जो है नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, ये विदेशी शब्द है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो माँ है ये हमारा एक घोष वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, अब इनमें से कौन सा एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो सही आंसर ए हो जाएगा, ऊ जो है एक हमारा स्वर व्यंजन है, स्वर वर्ण है, व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है, तो कौन सी है जो ओष्ठ्य नहीं बोली जाती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। ता हिंदी वर्णमाला, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 52, यानी कि टोटल 52 मानी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है, तो नासिक्य व्यंजन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इया एक नासिक्य व्यंजन है। ए और ए जो है वर्ण कहलाते हैं, ए ए वर्ण कहलाते हैं, तो सही आंसर बी हो जाएगा, मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं, मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं, सॉरी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ए और ए जो है वर्ण कहलाते हैं कंठव्य और तालव्य, कंठ और तालव्य कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, तो हिंदी की मानक वर्णमाला में जिसको स्थान नहीं मिला है वह हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सी, श्री जो है हमारा वर्णमाला में सही स्थान इनको नहीं मिला है। मिक्सित वर्ड है, यानी कि दो अक्षरों को मिला करके बना गया, सा और रा दोनों अक्षर को मिला करके बनाया गया, इसलिए इसकी वर्णमाला में इनका स्थान नहीं है। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं, किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, तो सही आंसर ऑप्शन सी, दिल्ली, दिल्ली में आधा ला और ला दोनों मिलाए गए हैं, इसलिए यहाँ पर कहा जाएगा कि ये द्वित्व व्यंजन है। नेक्स्ट है, श और हा वर्ण जो है कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, उसमें संघर्षी व्यंजन, तीनों श और हा जो है उसमें संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, छ जो है ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो छ ध्वनि जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, का और षटकोण वाला सा दोनों वर्ण को मिला करके जो है छ वर्ण का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है, तो
करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए जो है क के बाद में छा का वर्ण आता है। नेक्स्ट प्रश्न है ज्ञान ज्ञा जो है वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञा जो है किन वर्णों के संयोग से बना है, तो कई आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ज और इया को मिलाकर के ज्ञा वर्ण बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है, तो सही आंसर ऑप्शन डी शा, छोटा वाला शा जो है हमारा अघोष वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। घा का उच्चारण स्थान सही आंसर ऑप्शन बी कंठ से बोला जाता है। घा का उच्चारण वर्ण यही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा ज्ञा जो है ज और इया दोनों को मिला करके बनाया गया शब्द वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो कौन सा ऐसा है जिसमें दंत का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टा जो है इसमें दंत का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण है तो यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भा में आधा क और ता दोनों ही मिलते हैं, तो ये भक्त कहलाता है, एक तरह से भ का शब्द बन जाता है, तो इसीलिए इसको अमानक वर्ण माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है छ वर्ण किसके योग से बनता है, तो देखिए क्वेश्चन आ गया अभी, इससे पहले मैंने बताया था वीडियो में ही का और श को मिला करके बनता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है 11, बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा अक्षर जो है ऐसा है जो स्वर नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जा जो है एक स्वर नहीं है। नेक्स्ट है टा वर्ग का नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो टा वर्ग का नहीं है, तो ऑप्शंस में से सही आंसर डी हो जाएगा घा जो है टा वर्ग का अक्षर नहीं है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो टोटल जो हमारे पास व्यंजनों की संख्या है वो 33 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व स्वर है। पार्श्व स्वर कौन सा कहलाता है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बड़ा आ है ये हमारा पार्श्व स्वर कहलाता है। नेक्स्ट है खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए, तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी खड़ी पाई को हटाकर खड़ी चौपाई को हटा करके बनाया जाना चाहिए। विसर्ग से बना कौन सा शब्द है, तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें विसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा निष्प्रह जो है हमारा विसर्ग से बना हुआ शब्द है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, तो कौन सा वर्ण है जो स्वर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऐ जो है हमारा एक स्वर वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर या हो जाएगा, या र और ला और या र ला वा, ये 4 अक्षर जो हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन में कहे जाते हैं। नेक्स्ट है इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है, तो ओ का उच्चारण स्थल जो है कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है, तो करेक्ट आंसर हमारा इस तरफ से डी वाला जो है ऑप्शन कंठ और ओष्ठ करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है चा और छा जो है वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। चा और छा वर्ण उच्चारण स्थान है ए ऑप्शन हमारा सही होगा तालु। चा और छा जो है हम तालु से बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क ख का ग ज और फा ग ज और फा ये ध्वनियाँ किसकी हैं, तो यहाँ पर पूछा गया ध्वनियाँ किसकी हैं, तो कई करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अरबी और फारसी को मिलाकर के ये ध्वनियाँ बनाई गई हैं, तो इसीलिए इन ध्वनियों को विदेशी वर्ण भी कहा गया है। कौन सा कहा गया, विदेशी वर्ण कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है तालव्य व्यंजन है, तो तालव्य व्यंजन कौन से हैं इसमें से, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। च छ ज झ ये हमारे तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कौन सा वर्ण घोष नहीं है, घोष वर्ण कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ता जो है एक घोष वर्ण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है किस शब्द में री स्वर नहीं है, कौन सा शब्द ऐसा जिसमें री स्वर नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आस।
कृपा में है कृपा, और दृष्टि कृष्ण में री स्वर का आता है, आज में जो है री स्वर नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर डी हमारा बनेगा। इसी के साथ में अगला प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? कौन सी ध्वनि है जिसको अनुस्वार कहा जाता है? तो गाइस यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्वर के बाद में आने वाले नासिक के ध्वनियाँ। स्वर के बाद में आने वाले नासिक के ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ओ और अ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी आंसर, कंठोष्ठ। कंठ और ओठ, कंठोष्ठ हो जाता है, यानी कि कंठ और ओठ दोनों से बोले जाते हैं, तो इसे कंठोष्ठ कहा जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? वर्ण कितने हैं टोटल? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 52। 52 टोटल वर्ण हैं, जिनमें से 11 हमारे जो है 52 में से 11 हमारे स्वर हो जाते हैं और 41 हमारे व्यंजन हो जाते हैं। नेक्स्ट है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वर में हमारे कौन कौन से आते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री जो है ये हमारे ह्रस्व स्वर में आते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ औ ये हमारे वो जो है दीर्घ स्वर में आते हैं, और एक होता है प्लुत स्वर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा मिला करके तीनों ही हो जाएंगे, स्वर ध्वनि जो है तीनों उपयुक्त सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण जो है वैशिष्ट्य है, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा बी। बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें है द्वयोष्ठ, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष, निरानुनासिक। ब जो है चारों वर्ड आते हैं, तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। अब इसमें से अर्ध स्वर कौन सा अक्षर है जो अर्ध स्वर कहलाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, या जो अक्षर है ये हमारा अर्ध स्वर कहलाता है। नेक्स्ट है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा। यानी कि किसी भी व्यंजन का वर्ग का जो है, जो 5 वर्ग बनाए गए क ख करके, इसमें से दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण जो है महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो और पहला, तीसरा और 5वां अक्षर जो है अल्प प्राण कहलाते हैं। नेक्स्ट है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ध्वनि। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन है? कौन सा व्यंजन है अल्प प्राण? तो ऑप्शंस में से सही आंसर सी हो जाएगा, किसी भी वर्ग का जो है पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो है अल्प प्राण कहलाता है, और दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण कहलाता है, ये याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो कौन सा वर्ण है जो स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो सही आंसर सी हो जाएगा, ट वर्ग जो है, ट जो है हमारा स्पर्श व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनि कौन सी है यहाँ पर? तो ऑप्शन जो है डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हमारा सही करेक्ट हो जाएगा। जो क और ख है ये कंठ ध्वनियाँ हैं, हम गले से बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्णों की व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की श ध्वनि है, हिंदी की जो श ध्वनि है ये कहाँ से बोली जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तालव्य ध्वनि है। हिंदी की श वर्ड जो है तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो यहाँ से कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ्य नहीं, यानी कि ओठ से नहीं बोला जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी जो है आ जो है हमारे गले से हम बोलते हैं, इसको वर्ड ओष्ठ ध्वनि नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो आपने ये बताया था कि किसी भी वर्ण का जो है पहला, तीसरा और 5वां अक्षर जो है अल्प प्राण ध्वनि कहलाता है। तो इस हिसाब से हमारा जो है सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, अल्प प्राण ध्वनि, सॉरी बी आंसर होगा अल्प प्राण ध्वनि, च, झ और इया।
तो हमारा पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो है च, ज और य, चा, छ, ज, झ हम बोलते हैं कैसे, तो पहला, दूसरा और तीसरा वर्ण नहीं होगा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होगा, दूसरा चौथा छोड़ करके। नेक्स्ट है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। वर्ण शब्द का अर्थ में से कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आकाश। यानी कि वर्ण यानी कि शब्द का मतलब होता है रंग, जाति, अक्षर, ये हमारे वर्ण में आते हैं। आकाश का कोई मतलब नहीं है वर्ण शब्द से। नेक्स्ट है कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण ऐसा है जो घोष नहीं है? तो ऑप्शन बी, ता जो है एक घोष वर्ण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? कौन सी व्यंजन है जिसकी ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। स्वर के बाद के आने वाली नासिक के ध्वनियों को जो है अनुस्वर कहा जाता है। स्वर के बाद के आने वाली नासिक की ध्वनियाँ जो हैं अनुस्वर ध्वनि कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस शब्द में री का प्रयोग नहीं है? तो किस शब्द में री का प्रयोग नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रिवाज। रिवाज में जो है री का प्रयोग नहीं है, बाकी दृष्टि, कृष्णा और कृपा में री का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? दंतव्य वर्ण कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, तो जो है हमारा दंतव्य वर्ण कहलाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी बी जो है कंठ है। घ का उच्चारण स्थान जो है कंठ से बोला जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? हिंदी शब्दों के अनुसार इनका सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, संतान, सकल, सक्षम और सचल, ये जो है हमारा सही क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित से महाप्राण वर्ण कौन सा है? महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी भी वर्ग का जो है दूसरा और चौथा अक्षर जो है महाप्राण वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट है निम्न हिंदी शब्दकोश में अंग और आहा किस वर्ण के साथ में आता है? अंग और आहा जो है कौन से वर्ण के साथ में आता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अ के साथ में आता है। नेक्स्ट है छ वर्ण किसके योग से बना है? तो सही आंसर ए हो जाएगा, क और श जो है मिलाकर के छ वर्ण का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कौन सा शब्द जिसमें मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है कलरव शब्द में। नेक्स्ट है अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह शब्द किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अयोगवाह में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग मतलब इस तरह से देखिए दो बिंदियों का प्रयोग किया जाता है, तो इसे कहते हैं विसर्ग। तो विसर्ग में अयोगवाह शब्द कहा जाता है विसर्ग को। नेक्स्ट है ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ऑप्शन सी मूर्धन्य व्यंजन है। ट वर्ग में जो है मूर्धन्य व्यंजन आते हैं। नेक्स्ट है प्रयत्नों के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्नों के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पार्श्विक ध्वनि है, पार्श्विक ध्वनि है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है? तो ये एक है अंग और आहा क्या है? तो ये एक अयोगवाह शब्द है। अंग और आहा अयोगवाह है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? अब इसमें से कौन सा अक्षर है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। श जो है हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी त्र, श्र और छ जो है एक संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। सही आंसर ए हो जाएगा, जा जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो यहाँ पर व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है, तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क वर्ण के बाद में आता है। ए का उच्चारण स्थान है, ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, कंठ तालव्य। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कंठ तालव्य जो है ए का उच्चारण स्थान है।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो ऑप्शन में से सही आंसर बी होगा। हा जो है हमारा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। या, रा, ला, वा तीनों जो है अंतस्थ व्यंजन है। अघोष वर्ण का वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सा। यानी कि तीनों सा और हा जो है एक अघोष वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। अब हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ इनमें से कौन सी है जो तालु से बोली जाती हैं? तो ता जो है दंतस्थ है, ट जो है पा फा ओष्ठ है। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। च, छ, ज, झ ये तालव्य ध्वनियाँ आती हैं। नेक्स्ट है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण में हमारे कौन से आते हैं? ऑप्शन में से इनमें यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाए, डी हो जाएगा। तो जो है हमारा अल्प प्राण है। किसी भी वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो है अल्प प्राण कहलाता है। तो यहाँ पर त जो है हमारा अल्प प्राण ध्वनि है। नेक्स्ट है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत्य और व्यंजन ध्वनि है। तो इनमें से कौन सी है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, था जो है स्पर्श है, घोष है, महाप्राण है और दंत्य है और व्यंजन ध्वनि सभी है। नेक्स्ट है, हिंदी में स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन है। स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन कौन सा आता है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, भा जो है हमारा तीनों आते हैं। स्पर्श घोष है, महाप्राण है और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। इसी के साथ में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? कौन सा स्वर समृद्ध है? तो ऑप्शन में से ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। छोटी ई जो अक्षर है हमारा स्वर समृद्ध वर्ड है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ, तो ऑप्शन में से ऑप्शन बी हो जाएगा, ट, ठ, ड, ढ ये हमारी जो है मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में बा जो है ध्वनि है। हिंदी की बा वर्ण कौन सी ध्वनि है? तो बा वर्ण जो है ओष्ठ्य ध्वनि है। तो इसको बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का ओष्ठ्य ध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट है, हिंदी में से निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ता जो है हमारा एक दंत्य ध्वनि वर्ण है। निम्न में से कौन सा एक स्वर समृद्ध है? ऑप्शन में से ऑप्शन सी छोटी ई जो है स्वर समृद्ध वर्ण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? कौन सा वर्ण है जो दंतोष्ठ है? तो ऑप्शन में से ऑप्शन डी जो है वा जो है दंतोष्ठ है। यानी कि वा जो है दांत और ओठ दोनों को मिला करके बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियाँ है? तो ऑप्शंस में से जो मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं तो ये सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ट, ठ, ड, ढ हो जाएगा मूर्धन्य ध्वनियाँ। शा का उच्चारण स्थान है। शा का उच्चारण स्थान तालव्य है। ऑप्शन में से सही हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन, तो सही आंसर ऑप्शन बी, ला जो है एक पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा एक है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शंस में से बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन नहीं है। या, र, ला, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? या, र, ला, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। इसी के साथ आगे थोड़े से क्वेश्चन गाइस बचे हुए हैं, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। लास्ट 100 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा कहा जाता है? अर्ध स्वर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शंस में से ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो यहाँ पर देखने से ही लग रहा है कि हमारा डी ऑप्शन जो है हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है, फॉरवर्ड। अगला है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ला शब्द जो है, ला वर्ड जो है हमारा पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा उ जो है किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से किस प्रकार का स्वर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पार्श्व स्वर, पार्श्व विवृत स्वर है। पार्श्व विवृत स्वर है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
पार्श्व संयुक्त स्वर है। बड़ा ऊ जो है पार्श्व संयुक्त स्वर कहा जाता है। वा का उच्चारण स्थान है, तो वा का उच्चारण स्थान हमारा हो जाएगा दंतोष्ठ। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, सी आंसर हमारा करेक्ट होगा। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो महाप्राण नहीं है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन से तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सी आंसर जा। जा जो है एक अल्प प्राण व्यंजन है, महाप्राण व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट है, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। सही आंसर ऑप्शन डी ए। ए जो है एक कंठ और तालु दोनों का प्रयोग करके बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है। अब यहाँ पर संघर्षी व्यंजन पूछा गया है, तो ऑप्शन में से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हा जो है हमारा एक संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। इससे पहले संघर्षी व्यंजन पूछा गया था, अब यहाँ पर स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जा। जा अक्षर जो है हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। विसर्ग से बना हुआ शब्द है निष्प्रहा। तालव्य व्यंजन है, तो यहाँ पर तालव्य व्यंजन कौन से हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी च, छ, ज, झा। ये वर्ड जो है हमारे तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, कौन सा वर्ड घोष नहीं है। घोष और सघोष होते हैं दो, तो कौन सा वर्ड घोष नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा त वर्ड जो है हमारा घोष वर्ड नहीं है। नेक्स्ट, किस शब्द में री स्वर नहीं है। किस शब्द में री स्वर नहीं है, तो ऑप्शन में से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा आज। आज में जो है री स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। कृपया और कृष्ण और दृष्टि में जो है री स्वर का प्रयोग किया गया है। तो गाइस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया अपने दोस्तों को भी लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।